हेलो, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड में। एक बार फिर से मैं सचिन कश्यप आज आपके लेके आया हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो। क्लास हमारी 10th CBSE बोर्ड, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। इसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो का। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन क्या था, किनके द्वारा चलाया जा रहा था और कौन इनका नेतृत्व कर रहा था, कारण क्या थी और इनकी मांगे क्या थी। देखते हैं। खिलाफत आंदोलन यह 1919 से लेकर 1920 तक चला था। ये भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। आपको याद रखना है कि ये कौन लोग कर रहे थे, ये भारतीय मुसलमान कर रहे थे आंदोलन। नेतृत्व कौन कर रहा था इसका, मोहम्मद अली और शौकत अली। कारण क्या थे इस आंदोलन के करने के, कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता जो कि खलीफा है को माना जाता है, कि पद को समाप्त कर दिया था अंग्रेज़ों ने। मतलब कि इस्लामिक विश्व में खलीफा एक पद है, उसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है, उसको अंग्रेज़ों ने मान्यता उसकी रद्द कर दी थी। मांग क्या थी इनकी, ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामिक पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण हो जाए। मतलब कि ओटोमन साम्राज्य जो है, वहाँ पर जितने भी इस्लामिक पवित्र स्थान है वहाँ पर खलीफा का सभी पर नियंत्रण हो। खलीफा के पद को दोबारा से मान्यता मिल जाए, जो कि अंग्रेज़ों ने पद को समाप्त कर दिया था। क्या हुआ अब देखें। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पार्टी के अन्य नेताओं को खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए मना लिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, गांधी जी ने, अब जैसे अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी है तो हमने आपको बताया था कि आप गांधी जी रोलर टैक्स का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था उसके विरोध में। लेकिन वह जो खड़ा करने की तैयारी में थे जिसमें और भी समाज के सभी वर्ग शामिल हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। जब यहाँ पर अब कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के नेताओं के बीच सहमति बन गई है एक संयुक्त आंदोलन करने, जिसका नाम असहयोग आंदोलन रखा गया, तो उसे ऑफिशियल रूप से मान्यता मिली दिसंबर 1922 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। अब गांधी जी की एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक है, प्रसिद्ध है ये। इसका नाम है हिंद स्वराज, आप लिख लीजिएगा, हिंद स्वराज इसका पुस्तक का नाम है। इसमें गांधी जी ने एक बात कही थी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन हमारे सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। अब इस आंदोलन के कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन के जनता पर बढ़ता अत्याचार, जो भी मैंने आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोगों की जबरन भर्ती की जा रही थी, और विश्व युद्ध में जबरन भर्ती की जा रही थी, और महंगाई बढ़ती जा रही थी, लोगों पर अलग प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे थे, रोलर टैक्स जैसे काले कानून लाए जा रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लोगों में गुस्सा था, राष्ट्रवादियों पर अत्याचार हो रहे थे बहुत। अब देखते हैं परिणाम क्या हुए इसके, असहयोग आंदोलन के क्या परिणाम हुए। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग आंदोलन 1 वर्ष तक सही से चल गया तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब गांधी जी ने लोगों से क्या कहा कि इस आंदोलन को हमें स्टेप वाइज करना है, मतलब कि एक एक स्टेप करके आंदोलन को आगे बढ़ाना है। गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि सरकार के द्वारा की गई पदवियां लौटा दी जाएं। यहाँ पे पदवियों का मतलब होता है कि अवार्ड जो दिए गए थे, जो भी सरकार के साथ काम कर रहे थे लोग, सरकार के दफ्तरों में काम कर रहे थे, अगर वो उन्हें जो भी अवार्ड दिए गए थे, जैसे वर्तमान समय में जो भी काम अगर कोई करता है अच्छा देश के लिए तो उसे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे पद्म विभूषण अवार्ड हो गया और अशोक चक्र हो गया, वगैरह वगैरह अवार्ड होते हैं, ये सब दिए जाते हैं। इसी प्रकार से उस टाइम पे सरकार ने अवार्ड दिए थे जो लोग सरकार के साथ काम कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जिन्हें भी अवार्ड मिले हैं वे सब लौटा दिए जाएं। खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाने के पश्चात हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। गांधी जी ने कहा कि जो सरकारी नौकरी में है, सेना में है, पुलिस में है, अदालतों में है, विधायी परिषदों में है, स्कूल व कॉलेज में है, और वे सभी विदेशी वस्तुओं का और संस्थानों का बहिष्कार कर दें। जो सरकारी नौकरी और सेना पुलिस के लोग हैं वे अपना को नौकरी पे जाना छोड़ दें, अदालतों में वकील मुकदमे लड़ना छोड़ दें, और जज फैसले सुनाना छोड़ दें, विधायी परिषदों में नेता चुनाव लड़ना छोड़ दें, स्कूल कॉलेज में बच्चे जाना छोड़ दें। 1857 के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की नींव ला के रख दी थी। अब देखते हैं कि
जो देश में विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे वे किस प्रकार से जुड़े। यह आंदोलन इसलिए सबसे बड़ा आंदोलन, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हो गया था कि इसमें देश में चल रहे क्षेत्रीय आंदोलन मिल गए थे, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन। देखते हैं इसमें किस प्रकार से शहरों, गांवों और भी स्थानों में किस प्रकार से आंदोलन फैल रहा था। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। शहरों में विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था जाना, अध्यापकों ने इस्तीफा दे दिया था, मतलब रिजाइन कर दिया था, वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए थे। प्रांत मतलब राज्य में परिषद चुनाव थे उसी वर्ष, लेकिन किसी भी नेता ने चुनाव में भाग नहीं लिया। केवल एक राज्य को छोड़ के मद्रास में चुनाव हुए थे, वहाँ पे एक जस्टिस पार्टी थी उसने लड़ा था बस। आर्थिक मोर्चे पर सहयोग नाटकीय था। मैं क्यों कह रहा हूँ नाटकीय था आर्थिक मोर्चे पर, ये आपको मैं अभी नीचे पॉइंट है उसमें बताऊंगा। आप पहले ये देखिए, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। मैंने अभी आपको बताया कि शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। यहाँ पे पिकेटिंग का मतलब है कि ये एक विरोध, शांतिपूर्ण विरोध दर्शाने का तरीका होता है जिसमें लोग किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के गेट के आगे या उसे चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं। कपड़ों के इतने बड़े लेवल पर बहिष्कार हुआ था विदेशी वस्तुओं का। जो कपड़ों का आयात था जो 1921 में 102 करोड़ था, वो 1922 पे आते आते 57 करोड़ पर सिमट कर रह गया। भारतीय व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिया था। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के कारण भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ रही थी। परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा मिल और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जो भारतीय कपड़ा थे उनका मांग बढ़ने लग गई, क्योंकि कोई भी लोग अब विदेशी कपड़ों का यूज़ नहीं कर रहा था। शहरों में आंदोलन धीमा कैसे बढ़ा, जब मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि आर्थिक मोर्चे पर जो शहरों में आंदोलन था, आर्थिक मोर्चे पर थोड़ा सहयोग नाटकीय था। नाटकीय किस प्रकार से था कि लोगों ने पहले तो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी लोगों ने साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे लोग आर्थिक रूप से जो लोगों ने साथ दिया वह कमज़ोर होने लगा। किस प्रकार से, कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके निम्नलिखित कारण थे। जो खादी का कपड़ा था महंगा होता था विदेशी मील के कपड़े के मुकाबले। अब जो हैंडमेड चीज़ आती है, अगर आप मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आज आप मार्केट में जाते हो और कोई एक कारपेट खरीदते हो, एक कारपेट है जो कि 500 रुपये का है, वो सिर्फ मशीन से बना हुआ है, और एक दूसरा कारपेट है जो हैंडमेड बना हुआ है, उसे एक दिन या फिर कई घंटे लगते हैं बनाने में, वो आपको 1000 या 1500 रुपये का मिल रहा है। तो उसमें मैन पावर ज़्यादा लग रही है, लेकिन जो मशीन का बन रहा है उसमें आपको एक बटन दबाना है, आपके 1000 पीस निकल के आ जाएंगे। इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत है, इसलिए उसके प्राइस ज़्यादा है। इसलिए उस टाइम पे भारत में कोई कपड़े मशीन तो थी नहीं, इसलिए जो, लेकिन विदेशों में जो कपड़े बनाए जाते थे वो मशीनों के द्वारा बनाए जाते थे, इसलिए वो सस्ते थे कंपेयर टू इंडिया के कपड़े के लिए। अब शहरों में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, मजदूर वर्ग भी रहता है और बिजनेसमैन क्लास वर्ग भी रहता है। अब जो अमीर वर्ग है वो कपड़े खरीद सकता है महंगे, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो नहीं खरीद सकता। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जो गरीब लोग थे वो विदेशी कपड़ों पर दोबारा से आने लग गए खरीदने। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार के कारण अब जो स्टूडेंट्स थे और जो अदालतें को बहिष्कार कर दिया था भारतीयों ने, अब स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए नए स्कूल कॉलेज चाहिए, और जो लोगों ने अपने रोज़गार छोड़ दिए थे उन्हें नया रोज़गार चाहिए। और जो अदालत का बहिष्कार किया गया था, लोगों को न्याय के लिए अदालत चाहिए। अब लेकिन बनाई जा रही थी, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा धीमी थी, लोग इतने समय तक नहीं रुक सकते थे, तो लोग परिणाम स्वरूप वापस से ब्रिटिश संस्थानों में जाने लग गए। अब देखते हैं ग्रामीण इलाकों का विद्रोह जो असहयोग आंदोलन के साथ कैसे जुड़ा। शहर से बढ़कर आंदोलन जो है ग्रामीण इलाकों में फैल गया। यहाँ पे बात हो रही है एक अवध के सन्यासी बाबा थे, बाबा रामचंद्र, किसान का नेतृत्व कर रहे थे। इनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जो थे गिरिमिटिया मजदूर थे। गिरिमिटिया मजदूर का मतलब यहाँ पे है कि जो औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब कि जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय विदेशों में भारतीय मजदूरों को काम करने के लिए ले जाया जाता था, और जिन मजदूरों को ले जाया गया था उन्हें लोग गिरिमिटिया मजदूर कहने लगे थे। इन ग्रामीण मजदूरों की क्या मांगे थी कि इनकी लगान माफ़ कर दी जाए, बेगार को ख़त्म करें। बेगार का मतलब है कि बिना मजदूरी दिए काम किसी को काम करा लिया जाए और उसके बदले उसे पैसे ना दिए जाएं। जो लगान कम की जाए, और कई बार किसानों की फसल ख़राब हो जाती थी लेकिन उनकी लगान माफ़ नहीं की जाती थी, तो इनकी एक ये भी मांग थी।
दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए। आपको पता है कि जो जमींदार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा किसानों पर अत्याचार करते हैं, बहुत सी प्रकार से उन्हें सताते हैं और विभिन्न प्रकार के टैक्स लेते हैं। जमींदारों की नाई धोबी व्यवस्था की समाप्ति कर दी जाए। जैसे वर्तमान समय में किसी अफसर को, जैसे आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर को बहुत सी सुविधाएं दी जाती है, जैसे बंगले, कार और भी वगैरह वगैरह सुविधा दी जाती है। उसी टाइम ऐसे ही उस टाइम में जमींदार को बहुत नाई और धोबी की व्यवस्था दी जाती थी। ये इसकी समाप्ति के लिए मांग कर रहे थे कि यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, जो कि जमींदार को दी जा रही है। जून 1920 में अवध गांव का दौरा किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। मैं लिखना भूल गया हूँ, नेहरू जी ने दौरा किया था जून 1920 में। उसके कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में नेहरू जी और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में एक किसान सभा का गठन किया गया। अब कांग्रेस ने अवध किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया। यहाँ पे कांग्रेस ने कर लिया है। अब देखिए कि कुछ आंदोलनों को कांग्रेस अपने में शामिल कर रही है, लेकिन कुछ आंदोलन स्वयं आंदोलन से प्रेरित होकर स्वयं उससे जुड़ रहे हैं। जैसे आदिवासी किसानों ने गांधी जी के संदेश और स्वराज के विचारों का कुछ और ही अर्थ निकाल लिया था। गांधी जी के स्वराज का अर्थ क्या था? गांधी जी के स्वराज का अर्थ था कि हमें अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता मिल जाए, देश हमारा आज़ाद हो जाए, हमारे देश में एक सरकार हो, स्वतंत्र सरकार हो जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, हर किसी व्यक्ति को अपने काम करने की आज़ादी हो। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन का मतलब क्या होता है? इसमें जो आदिवासी लोग होते हैं वो पेड़ या फिर पेड़ों पर छुपकर या फिर चढ़कर लोगों पर छुपकर हमला करते हैं। आदिवासी क्यों संघर्ष कर रहे थे? ये तो आदिवासी हैं, जंगल में रहना चाहिए इन्हें। लेकिन अब इन्हें भी, अगर आदिवासी हैं लेकिन अगर ये बीमार पड़ जाए, फिर इन्हें अपने जीवन यापन के लिए शहरों से ही तो संपर्क रखना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जंगल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ना कोई जंगल में आ सकता है और ना ही कोई जंगल में जा सकता है, जिसके कारण इन्हें खाने तक की कमी हो गई थी। बेघर मजदूरों के रूप में काम कराया जाता था इनसे ज़बरदस्ती। मैंने आपको बताया कि बिना मजदूरी दिए काम कराना, इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था बेघर मजदूरों के रूप में। आदिवासी किसान का नेतृत्व कौन कर रहा था? अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा किया जा रहा था। राजू महात्मा की महत्ता के गुण गाते रहते थे। वह महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। राजू ने लोगों को खादी पहनने व शराब छोड़ने में, आप शराब लिखना भूल गया हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इनका अल्लूरी सीताराम राजू का एक दावा था कि भारत अहिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि बल प्रयोग के द्वारा आज़ाद हो सकता है। लेकिन देखिए यहीं पे एक, जब कम्युनिकेशन का अच्छा साधन ना हो, यही होता है, क्योंकि ये जंगल में रह रहे हैं, इनके पास किसी भी प्रकार का अच्छी संचार व्यवस्था ना होने के कारण इन्हें जानकारी अच्छी नहीं मिल पाई कि गांधी जी का तो कहना है कि अहिंसा के द्वारा ही हम स्वतंत्रता लेंगे। क्योंकि अगर गांधी जी को हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता लेनी होती तो वो अपने पहले आंदोलन में ही ले लेते। उस टाइम पे तो हिंसा हुई थी इतने बड़े लेवल पे, लेकिन गांधी जी ने नहीं ली। तो लेकिन इसका ये क्या कह रहे थे कि हम असहयोग आंदोलन के साथ हैं और हम हिंसा से ही स्वतंत्रता लेंगे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। थोड़ी बगानों में स्वराज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आंदोलन बगानों के स्वराज से कैसे जुड़ा। गांधी जी के विचारों स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी ही समझ थी। जिस प्रकार से आदिवासी किसानों ने स्वराज की भावना को गांधी जी की अपना अर्थ निकाल लिया था, इसी प्रकार से बगान के मजदूरों ने भी अपना अर्थ निकाल लिया था। असम में बगानी मजदूरों की बात हो रही है। यहाँ पे मांग क्या थी कि वह जब चाहे बगान की चार दीवारों से बाहर आ जा सके, मतलब वह जब चाहे अपने काम से छुट्टी लेके अपने गांव परिवार जा सके और गांव परिवार के संपर्क में रह सके। जब मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने अपने अधिकारियों की अवहेलना करनी शुरू कर दी, मतलब उनके अधिकारियों की बात माननी मना कर दी कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। वह सोचने लगी अब गांधी राज आ गया है, अब सबको अपनी ज़मीन मिलेगी। उन्होंने बगान में काम छोड़ दिया और घर की ओर चल दिए। उन्होंने स्वयं अपने आप को आंदोलन से जोड़ लिया। अब देखिए मैंने आपका
कुछ लोगों को तो असहयोग आंदोलन में जोड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग खुद ही जुड़ रहे हैं। गांधी मना नहीं कर रहे खुद जोड़ने के लिए, लेकिन आप असहयोग आंदोलन के सिद्धांतों पर चलो, लेकिन इन्होंने अपने ही सिद्धांत निकाल लिए। गांधी जी जहाँ देश को अंग्रेज हुकूमत की बेड़ियों से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, वहाँ इनका स्वराज में का अर्थ है सिर्फ चार दीवारों से बाहर निकलना। देख रहे हो आप कितनी छोटे लेवल पे इन्होंने गांधी जी की स्वराज की भावना को सीमित करके रख दिया है। अब ये तो अपने घर के लिए चल दिए, लेकिन अब यहीं पे जिस प्रकार से वहाँ पे अच्छी संचार व्यवस्था ना होने के कारण उन पर जानकारी नहीं पहुंची, इसी प्रकार यहाँ भी इनके पास जानकारी नहीं पहुंची कि हड़ताल असहयोग तो पूरे देश की जनता कर रही है, और देश की जनता में परिवहन के साधन भी आते हैं। अब जो रेलवे और अन्य परिवहन के साधन थे उन्होंने भी हड़ताल पे थे। परिणाम क्या हुआ कि पुलिस ने रास्ते में पकड़ लिया और इनकी खूब पिटाई की। अब नकारात्मक परिणाम क्या थे? नकारात्मक परिणाम यही थे कि मैं आपको बताता हूँ कि नकारात्मक परिणाम यही थे कि जो भी क्षेत्रीय आंदोलन थे उन्होंने गांधी जी की स्वराज की भावना को अपनी भावना गांधी जी की स्वराज की भावना को ना समझकर उसका कुछ और ही अर्थ निकाल लिया था। जैसे असम के बगानों ने मजदूर का वो स्वराज का अर्थ जो निकाला, बगान की चार दीवार से बाहर निकल जाना। आदिवासी किसानों ने स्वराज का अर्थ निकाला, जंगल में भारी लोगों की आवाजाही और वह भी बाहर जा सके। एक मिनट, ये सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। अब आदिवासी नेता जो राजपूत थे, इनका मानना था भारत तो जी अहिंसा से आज़ाद ही नहीं हो सकता है, वो तो बल प्रयोग के माध्यम से ही हो सकता है। लेकिन गांधी जी कहते हमें हिंसा चाहिए, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें सिर्फ अहिंसा के द्वारा ही चाहिए। अब देखते हैं आंदोलन की समाप्ति किस प्रकार से हुई। 1921 में कई स्थानों पर किसानों ने और तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। मतलब आंदोलन अब फिर से हिंसक होने लगा। बाजारों में लूटपाट होने लगी, आंदोलन हिंसक होने लगा। जो आपका जो क्वेश्चन आता है आप उसमें सिर्फ एक मेन कारण लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक ग्राम में मतलब गांव में के पास एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया एक लोगों के ग्रुप ने, और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण कई पुलिस वालों की जान चली गई। इस खबर को पता चलते ही महात्मा गांधी ने तत्काल आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि आंदोलन में फिर से एक बार हिंसा हो गई थी, कई पुलिस वालों की जान चली गई थी। गांधी जी ने तो अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आह्वान किया था, लेकिन यहाँ फिर से हिंसा हो गई, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। और इस आंदोलन के बाद एक ये फैक्ट है, अगर आप इसे याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि इस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा कहने लग गए बहुत से लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर कुछ कमी लगी तो कमेंट करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। जय हिंद, जय भारत।